हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री राम। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पटवारी विभागीय परीक्षा बेहद नज़दीक आ गई है, तो उसके लिए MPLRC जो 1959 है और अमेंडमेंट 2018 है, उसकी जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं लगभग सभी को कवर किया गया है इस वीडियो में, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पूरी धाराओं को क्रम बाई क्रम में करके बताया गया है। तो इस वीडियो में आपको मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की जितनी भी धाराएं हैं और उनका क्या संबंध है, क्या काम है, क्या पेनाल्टी लगती है, कौन जारी करता है, कौन आदेश का पालन करता है, पटवारियों की क्या धाराएं हैं, राजस्व निरीक्षक की क्या धाराएं हैं, तहसीलदार कलेक्टर के क्या अधिकार हैं, वो सब आपको इस वीडियो में धाराओं के माध्यम से शॉर्ट नोट्स के द्वारा मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं MPLRC 1959 अमेंडमेंट 2018। तो स्टार्ट करते हैं हम धारा 2 से। धारा 2 में सभी प्रकार की परिभाषाएं लिखी गई हैं कि खसरा क्या कहलाता है, सेक्टर क्या कहलाता है, नगर सर्वेक्षक क्या हैं, भूमि क्या है, इन सब की परिभाषाएं दी गई हैं। और इसके बाद जो बीच की धारा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्ट है धारा 59। जो धारा 59 है वो है भूमि के प्रयोजन के अनुसार भू राजस्व। मतलब इसमें बताया गया है धारा 59 में कि भू राजस्व किसके अकॉर्डिंग लगेगा। जैसी आपकी भूमि रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका भू राजस्व लगेगा। जैसे जो किसान खेती करते हैं उनके लिए अलग भू राजस्व है। जो घर के पर्पज से रह रहे हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो जैसे आप उसका यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको भू राजस्व लगेगा। तो ये कहती है धारा 59 कि आप जैसा यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसका भू राजस्व गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब यहाँ पर भू राजस्व की बात वही हुई है, तो साथ में भूमि का व्यपवर्तन भी देख लेते हैं। व्यपवर्तन कहलाता है डाइवर्जन, कि जैसे पहले किसान है वो उस लैंड पर खेती कर रहा है, भूमि पर, तो वह चाह रहा है कि हम यहाँ पर अपना एक स्कूल खोल लें। तो उसने अपना जो उद्यम था वो चेंज कर लिया। तो चेंज करने के साथ वो कहलाता है डाइवर्जन। तो डाइवर्जन का नियम क्या है कि एक तो यह नियम है कि आप SDO को जानकारी दे दें। अगर आप अपने मन से SDO को जानकारी देंगे तो आपको सिर्फ 1 प्रीमियम भरना पड़ेगा और 1 वर्ष का राजस्व भरना पड़ेगा। तो SDO को रसीद लिखित प्रज्ञापना के साथ। ये तो है कि अगर आप सूचना दे दें, और ज़्यादा लोग तो सूचना देते नहीं है, करने लगते हैं। तो यदि सूचना ना दें तब क्या होगा, तब SDO स्वप्रेरणा से, मतलब वो खुद की प्रेरणा से या खबर लगती है या कोई अधिकारी उसको बता दे लगते ही। अभी यहाँ पर 1 प्रीमियम लिया जा रहा था, अब कुल प्रीमियम लिया जाएगा और राजस्व का पुनर्निर्धारण करेंगे। तो ये दोनों चीज़ तो होगी, साथ में आपको पेनल्टी लगेगी, क्योंकि आपने बताया नहीं कितनी पेनल्टी लगेगी। तो 50% ऑफ टोटल अमाउंट, जितनी टोटल रकम है उसका 50% आपको पेनल्टी में देना पड़ेगा। और ये क्या है, मैक्सिमम अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डाइवर्जन। इसकी रकम जो है मैक्सिमम अप टू 5 years, मतलब जब आप व्यपवर्तन कर रहे हैं उससे अधिकतम 5 साल के लिए। तो ये आपने धारा 59 सीख ली, इसमें भू राजस्व के बारे में है कि जिस प्रयोजन के लिए आप भूमि का उपयोग करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको भू राजस्व देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। अगला जो धारा है वो है धारा 61। यह है भू सर्वेक्षण, मतलब भूमि का सर्वेक्षण। सर्वे तब किया जाता है जब किसी ज़मीन का पहले कोई भी रिकॉर्ड ना रहा हो। जैसे अभी हम आबादी का क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कि जब पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है आबादी का, तो इसके लिए उसका सर्वे हो रहा है। तो धारा 61 में सर्वेक्षण है। अब धारा 64 पर आए तो प्रस्तावित भू सर्वेक्षण की अधिसूचना। अब इन्होंने धारा 61 में बता दिया कि सर्वेक्षण की है भू सर्वेक्षण, तो उसकी नोटिफिकेशन निकलेगी धारा 64 के अंतर्गत। नोटिफिकेशन जो है CLR द्वारा राजपत्र में अधिसूचना निकाले जाने के बाद, जब CLR राजपत्र में निकाल देगी अधिसूचना, नोटिफिकेशन निकाल देगी, उसके बाद सर्वे शुरू होगा। तो ये है धारा 64। अब पटवारी से संबंधित कुछ धारा, ये क्रम मैंने जो सिक्वेंस है वो अलग अलग किया है, क्योंकि जो जहाँ से रिलेटेड है, जैसे भू सर्वेक्षण रिलेटेड है तो उसकी नोटिफिकेशन जैसे जैसे रिलेटेड है उसी के अकॉर्डिंग धाराएं उस क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। तो पटवारी नियुक्ति, सर्वे और कार्य के बारे में देखें थोड़ा, तो जो धारा 104 है
उसमें नियुक्ति बताई गई है कि पटवारी की नियुक्ति कौन करेगा, तो ये पटवारी की नियुक्ति है वो कलेक्टर द्वारा होगी। अच्छा, पटवारी की नियुक्ति तो कलेक्टर द्वारा होगी, लेकिन हल्के का निर्माण कौन करेगा, तो जो हल्का कहलाता है 2-3 गाँव से मिलकर, तो आप लोग पटवारी तो मालूम होगा, हल्का का निर्माण CLR द्वारा होता है। और पदस्थ और नियुक्ति आदेश ये होगा SDO द्वारा, राजस्व द्वारा। तो देखो, जब आपको नियुक्ति लेटर मिला वो कलेक्टर द्वारा मिला था, CLR ने हल्का बना दिए थे, लेकिन जब आपकी पदस्थापना हुई, आपको तहसील आवंटन हुई, तो वो SDO SDM द्वारा हुई थी। तो यह है धारा 104 में नियुक्ति के बारे में। अब जैसा धारा 104 में हल्का का निर्माण किया गया, वैसे ही धारा 105 में RI सर्कल का निर्माण किया गया। यहाँ भी CLR द्वारा, यहाँ भी CLR द्वारा। RI सर्कल मतलब मंडल का निर्माण किया गया। अब 105 में निर्माण हो गया इसका सर्कल का, 106 में RI की नियुक्ति हो गई। RI की नियुक्ति भी कौन करती, कलेक्टर करती। धारा 61 आपने सर्वे देखा था, तो सर्वे के साथ में जो 64 में अधिसूचना हुई थी, तो अधिकारी चाहिए। तो धारा 65 में सर्वे अधिकारी के रूप में, सर्वे अधिकारी कौन कौन है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी कलेक्टर हैं, उप सर्वेक्षण अधिकारी SDO हैं, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार हैं। ठीक है, तो ये हो गए धारा 65 में सर्वे अधिकारी के रूप में। अब धारा 67 देखते हैं। जो धारा 67 है वो है सर्वे करने के बाद सर्वेक्षण क्रमांक, ब्लॉक संख्यांक, भूखंड संख्यांक बनाए जाएंगे तथा इन्हें ग्रामों तथा सेक्टर में ग्रुपिंग की जाएगी या समूहीकृत किया जाएगा। तो आपने देखा 61 सर्वे, उसके बाद 64 नोटिफिकेशन, 65 अधिकारी के बारे में। अब 67 में क्या है, जो सर्वे किया गया है उसकी जो संख्यांक निर्मित किए गए हैं उन सब की ग्रुपिंग की जाएगी। तो ये हो गया, इतनी चीज़ें आपने देख ली। तो एक बार फास्ट रिवीजन है इसका और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। धारा 59 भूमि के प्रयोजन के भू राजस्व के बारे में बताया गया है। धारा 61 में भू सर्वेक्षण, 64 में नोटिफिकेशन, 104 में नियुक्ति, 105 में RI सर्कल का निर्माण, 106 में RI की नियुक्ति और 65 में सर्वे अधिकारी के रूप में और 67 में ग्रुपिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपने ग्रुपिंग कर ली थी धारा 67 में। अब ग्रुपिंग हो गई, अलग अलग संख्यांक बना दी। तो अब संख्यांक में कुछ भी परिवर्तन करना, तो जो धारा 68 है वो बता रहा है कि सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, भूखंड संख्यांक को सब डिवाइड करना, मतलब उसको बांटना, उसको मर्ज करना, उसकी रीनंबरिंग करना, ये सब की जाएगी धारा 68 में। अब ये अधिकार कौन है इसको, तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी है जो ये कर सकता है। जिला सर्वेक्षण अधिकारी मतलब कलेक्टर कर सकता है। अब इसके बाद हम धारा 75 पर आए कि भाई सर्वे हो गया, सब चीज़ें हो गई। तो अब सर्वे बंद होने के बाद, मतलब सर्वे पूर्ण हो गया, अगर किसी भी संख्यांक के एरिया में या कैलकुलेशन में गलती हुई हो सकता है भाई सर्वे हो गया, अब गलती हो, जैसे अभी आप आबादी का सर्वे कर रहे हैं, ROR का फर्स्ट प्रकाशन कर दिया, उसके बाद गलती हो गई तो सुधारने का ऑप्शन है आपके पास, लेकिन अंतिम प्रकाशन कर दिया तो सर्वे हो गया पूरा। अब ठीक कौन करेगा, अब वो SDO के द्वारा ठीक किया जाएगा। तो ये हो गया भू सर्वे के बारे में पूरा कि धारा 61 में आपने भू सर्वे देख लिया, 64 में उसकी अधिसूचना देख ली, फिर उसके बाद अधिकारी के बारे में देख लिया, फिर उसकी ग्रुपिंग देख ली, फिर उसको सब डिवाइड मर्ज रीनंबरिंग करना देख लिया, फिर जब बंद हो गया और कोई त्रुटि हुई तो उसको सुधारना देख लिया। तो ये सर्वे का चैप्टर एंड हो गया। अब चलते हैं धारा 107 में नक्शा के बारे में। तो नक्शे के बारे में जानकारी 107 में, तो ग्राम का नक्शा 107 1A, पैमाना क्या है 1/4000। आबादी का नक्शा 107 1B, पैमाना क्या है 1/500। ब्लॉक का नक्शा 107 1C, इन सब का पैमाना 1/500 है। सेक्टर का 107 2। तो आपको ध्यान रखना 107 में नक्शे हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या आ सकता है कि ग्राम का नक्शा कौन सा है, तो 107 1A है। फिर पहले A ग्राम, फिर ग्राम के अंदर आबादी, सो आबादी B हो गया, उसमें ब्लॉक बने तो ब्लॉक C हो गया, और सेक्टर शहरों में बने तो उसको अलग नंबर दे दीजिए। तो 107 ये हो गया। अब आगे चलते हैं 108 पर। 108 है अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख के बारे में जानेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। जब हम अपनी ज़मीन बेचेंगे या भू अर्जन करेंगे, भू अर्जन करना, भूमि का अर्जन करना मतलब एक खरीद रहा एक बेच रहा, मतलब रजिस्ट्री हो रही है,
तो कौन सी धारा लगती? धारा 109। अब धारा 109 के अंतर्गत जमीन बेचेंगे या खरीदेंगे, और जमीन बेचेंगे खरीदेंगे मतलब क्या हो रहा है? नामांतरण। तो और फिर मालिक बदलना चाहेंगे, जैसे आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो रजिस्ट्री में जो खसरा नंबर 12 है उसमें लिख जाएगा कि भाई इनने इसके नाम पर रजिस्ट्री कर दी, लेकिन खसरा जो है उसी के नाम पर अभी आएगा, तो अब वो चेंज होना है, उसके जो ओनर है वो बदल ले हैं, तो धारा 110 के अनुसार उसका क्या किया जाएगा? नामांतरण किया जाएगा। नामांतरण एक अविवादित होता है, एक विवादित होता है, और अविवादित है तो 30 दिनों में हो जाएगा, विवादित है तो 5 महीने में हो जाएगा। हालांकि अब प्रोसेस साइबर 2.0 में आ गई है, जहां आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं रह गया। तो धारा 108 अधिकार अभिलेख के बारे में है। अब थोड़ी और अधिकार अभिलेख को डिटेल में जानते हैं। तो अधिकार अभिलेख धारा 108, हमारा ऐसा अधिकार जो हमें लिखित रूप में दिया जाए उसे अधिकार अभिलेख कहते हैं। जो हमें लिखित रूप में मिले वो है हमारा अधिकार अभिलेख। तो अधिकार अभिलेख कब बनता है? पहली बात तो ये, तो जब बंदोबस्त हो या सर्वे होता है तब बनता है, या जब राज्य सरकार अपने निर्देश या सूचना जारी करे तब बनता है। दो ही कंडीशन में बन सकता है। अब अधिकार अभिलेख में एंट्रीज कैसी होगी? एंट्रीज क्या क्या होगी? तो उसमें सारे भूमि स्वामी के नाम, जो भूमि स्वामी है उस अधिकार में, उसके प्राप्त संख्यांक, प्रयोजन, एरिया, सिंचाई स्थिति बताई जाएगी। कोई सरकारी पट्टेदार है तो उसके बारे में डिटेल बताई जाएगी। आबादी भूमि है तो उसकी डिटेल बताई जाएगी। तो ये सब चीज़ें अधिकार अभिलेख में होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका एक फास्ट रिव्यू ये है कि 67 में आपने ग्रुपिंग की थी, 68 में उसको सब डिवाइड मर्ज रीनंबरिंग किया था, 75 में सर्वे के बाद जो त्रुटि हुई थी उनको सुधारा था, 107 में नक्शा के बारे में जानकारी ली थी, और 108 में अधिकार अभिलेख के बारे में जानकारी ली। चलते हैं आगे। तो अभी हम देख रहे थे 109 में भू अर्जन किया, 110 में उसका नामांतरण हुआ। उसी के बारे में और डिटेल देखिए। संबंधित व्यक्ति के अनुपस्थित होने पर, जो नामांतरण के लिए एक पेशी होती थी, उसके लिए अनुपस्थित हुआ तो नामांतरण का मैटर जो है वो ना तो आगे बढ़ेगा और ना ही क्लोज होगा, मतलब वहीं रुक जाएगा। जब उसकी प्रोसेस वो सहमत हो जाएंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेगा। नामांतरण आदेश हो गया। अब जो आदेश है पारित आदेश, अपडेटेड सर्टिफिकेट है, कॉपीज ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, इस संबंधित व्यक्ति के पास भेजेगा। ये जब वही मिलती थी जब की बात है, अब तो वही ऑनलाइन निकलने लगी है। तो 30 दिन के भीतर देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ना भेजे तो इसकी रिपोर्ट किसको देनी पड़ेगी? एसडीओ को। टोटल ड्यूरेशन फॉर दिस मैटर ये तो बता दिया था, अविवादित 2 मंथ, विवादित 5 मंथ। यदि मैटर इस ड्यूरेशन में नहीं हुआ तो, अगर नामांतरण इनके बाद भी नहीं हो पाया तो तहसीलदार जो है ऐसे प्रकरण की रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। तो ये धारा 108 में अधिकार अभिलेख के बारे में पढ़ा। अब अधिकार अभिलेख जो पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं भू अभिलेख। तो भू अभिलेख है धारा 114 में। तो 114 में भू अभिलेख के बारे में देखते हैं कि अभी तक जितने भूमि के अभिलेखों के बारे में आपने पढ़ा है, जो बताए हैं हमने, वो सभी भू अभिलेख में ही आते हैं। जैसे आपने 107 में नक्शा देखा, अच्छा नक्शा देखा तो बताइए ग्राम का नक्शा कौन सा है? अच्छा 107 1A है, ठीक है। 108 में आपने अधिकार अभिलेख देखा, 114 का में भू अधिकार पुस्तिका, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 233 में दखल रहित भूमि के बारे में, 234 में निस्तार पत्रक, 242 में वाजिबुल अर्ज, 59 में डाइवर्टेड लैंड रिकॉर्ड मतलब व्यपवर्तन वाला ये बताया था, और खसरा, ये सभी भू अभिलेख हैं। इनके बारे में अलग से डिटेल पढ़ेंगे जब ये धाराएँ आएंगी। तो भू अभिलेख के बारे में देखते हैं। तो इसमें एक है 114 का भू अधिकार पुस्तिका। तो पहले भू अधिकार पुस्तिका ही देख लेते हैं कि क्या कहलाती है। इसी को वही कहते थे। तो 114A में है भू अधिकार पुस्तिका। कौन जारी करता है? तहसीलदार जारी करते हैं। किसे जारी करते हैं? भूमि स्वामी या भूधारक को जारी करते हैं। इसमें क्या होता है? ज़मीन का सारा रिकॉर्ड होता है, जैसे खातेदार, रकबा, लगान, जुर्माना, जमानत, नामांतरण, भू हस्तांतरण आदि। ये सब की डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। और सुधार की शक्ति किसके पास है? इसकी ये आ जाता क्वेश्चन तहसीलदार के पास। ये बहुत बार आ चुका है तो इसको ध्यान रखिएगा, मतलब इम्पोर्टेंट है।
तो सुधार की शक्ति भू अधिकार पुस्तिका के मामले में तहसीलदार को है, ना कि मतलब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो सुधार होते या तो एसडीओ लेवल पर होते या कलेक्टर लेवल पर, लेकिन जो बही में सुधार है वो तहसीलदार लेवल पर हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है, अभी हमने अधिकार मतलब भू अभिलेख में सुधार बताया तहसीलदार के द्वारा, तो अधिकार अभिलेख में सुधार भी देख लो। तो धारा 113 में है अधिकार अभिलेख में सुधार, ये किसके द्वारा होता है? कलेक्टर द्वारा होता है। मतलब अधिकार अभिलेख में सुधार की जो शक्ति है वो कलेक्टर के पास है। अब 1, 2, 3 आपने अध्यादेश से याद रख सकते हैं कि संहिता के शुरू होने के समय जो अधिकार अभिलेख है ये तब की धारा थी कि जब संहिता शुरू अध्यादेश मतलब संहिता के शुरू होने के समय अधिकार अभिलेख के बारे में कि जब तक संहिता नहीं बनी थी, स्टार्टिंग थी, ना कोई अधिकार था, तो खतौनी जमाबंदी जो हैं उन्हीं को ही अधिकार अभिलेख माना गया था। इसके बाद 109 देखते हैं। तो 109 आपने अभी बताया था कि अधिकार अर्जन की रिपोर्ट, उसके बाद नामांतरण होता है। अधिकार अर्जन अर्थ क्या है इसका? कोई संपत्ति हमें किसी के द्वारा दी जाए, मतलब कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, क्रय विक्रय हो रही है संपत्ति। किस किस तरीके से क्रय विक्रय होती है? एक तो ज़मीन खरीद दी जाए, रजिस्ट्री द्वारा हो, ठीक है, या वसीयत द्वारा दी जाए, या उत्तराधिकार द्वारा मिले, या दान द्वारा मिले। तो इन तरीक़ों से भू अर्जन किया जाता है। तो इसकी जानकारी कब देनी हुई है? अगर आपने ज़मीन ली है तो 6 महीने के अंदर भाई जानकारी दो। अगर आपने जानकारी नहीं दी तो आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी? 5,000 से अधिक नहीं लगेगी। लेकिन किसे लगेगी? किसान को नहीं लगेगी, पटवारी या नगर सर्वेक्षक को लगेगी, ऑथोराइज्ड ऑफिसर को लगेगी, और तहसीलदार को भी लग सकती है। तो ये आपका काम है। तो ये 109 हो गई। अब 110 नामांतरण को डिटेल में देखते हैं। तो नामांतरण एक जमीन में अधिकार की प्रकृति बदले बिना, इसमें प्रकृति चेंज नहीं होती। डायवर्जन में प्रकृति चेंज होती है, इसमें सिर्फ स्वामी का नाम बदला जाता है। जैसे जो कृषि के लिए भूमि है उसका जब नामांतरण होगा तो वो कृषि में ही आएगी, नहीं तो किसी और मतलब प्रकृति चेंज नहीं होगी, उसका नेचर नहीं बदलेगा कि आप जो कृषि की भूमि आपने नामांतरण की उस पर आपने कोई भी इंस्टीट्यूशन खोली है, बिजनेस करने लगी, तो ये नहीं होगा। इसमें सिर्फ आप ओनर का नाम चेंज कर सकते हैं। तो धारा 109 में अधिकार अर्जन की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पटवारी इसकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करेगा। रिपोर्ट से प्राप्त डिटेल्स की प्रज्ञापना तहसीलदार को देगा। सबसे पहले रजिस्टर में दर्ज कर लिया, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है। तो ये पहले डिटेल थी कि 30 दिन के अंदर प्रज्ञापना तहसीलदार को देगा। तहसीलदार 15 दिन के अंदर क्या करेगा? मामले का पंजीकरण करेगा, हितबद्ध व्यक्ति को नोटिस देगा, कार्यालय के नोटिस बोर्ड व संबंधित गांव में सूचना प्रकाशित होगी, उसको सुनवाई का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें होती थी 30 दिनों 5 महीने में। अब तो ऑनलाइन हो गया, तो अब तो पटवारी के हाथ से नामांतरण लगभग निकल ही गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 113 में आपने अधिकार अभिलेख में सुधार की शक्ति देख ली। तो 115 में भू अभिलेख में रॉन्ग एंट्रीज का शुद्धिकरण होगा। कौन करेगा? ये एसडीओ करेगा। तो आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। तीनों जगह 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। अधिकार अभिलेख में सुधार की शक्ति की बात आए तो कलेक्टर करेगा, भू अधिकार पुस्तिका में सुधार की बात आए तो तहसीलदार करेगा, और भू अभिलेख में रॉन्ग एंट्रीज की बात आए तो एसडीओ करेगा। लेकिन 5 वर्ष पूर्व की कोई भी एंट्री में सुधार करना है तो कलेक्टर की अनुमति से होगा, करेगा एसडीओ ही। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो गई 115। अब 124 है, उसमें चांदी का निर्माण किया गया है। ये जो सरहदी हैं उन पर चांदी का पत्थर का निर्माण, ये जब सर्वे होना था उसके बाद टाइम की बात है। ये धारा सीमांकन के पहले की है, 129 के पहले की धारा है। सीमा चिन्ह की मरम्मत व देखरेख का काम भूमि स्वामी का ही होता था। 130 में क्या है? सीमा चिन्ह कोई जानबूझकर छेड़छाड़ या नष्ट करने का प्रयास करे तो उस पर जुर्माना लगेगा 5,000 प्रति चिन्ह से अधिक नहीं लगेगा। कौन लगाएगा सीमा चिन्ह पर जुर्माना? तहसीलदार लगाएगा। अब देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा, धारा 129। धारा 129 जो है वो सीमांकन से रिलेटेड है। तो सीमांकन पहले तो यही जान लें कि कभी सर्वे कह रहे कभी सीमांकन कह रहे, तो अंतर क्या है सर्वे सीमांकन में? तो सर्वे और सीमांकन दोनों में ये अंतर है कि सर्वे तब किया जाता है जब किसी ज़मीन का कोई भी
कभी भी कोई रिकॉर्ड या अभिलेख ना बना हो। मतलब धारा 61 के तहत जो सर्वे किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम कोई भी काम कर रहा है, उसका फर्स्ट टाइम सर्वे हो रहा है, उसके पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कहलाता है सर्वे। और सीमांकन क्या कहलाता है? सर्वे के अभिलेख का उपयोग करके या रेफरेंस रखकर ज़मीन की रियल कंडीशन और मैप में कंडीशन का मिलान करना। मतलब ये है कि कोई भी आप काम शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट साल में आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, पहली बार कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया आपने, कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन जब अगले साल करेंगे ना, तो पिछले साल आपको एक बेस मिल गया, रेफरेंस मिल गया कि भाई ये चीज़ें हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती, ये सब चीज़ें। यही सर्वे और सीमांकन है। सीमांकन के लिए क्या करना पड़ता? आवेदक द्वारा तहसील में आवेदन किया जाएगा। मतलब कोई भी आपसे कहे कि भाई सीमांकन करना है पटवारी जी, तो आप कहेंगे भाई आवेदन लगाओ, तो सबसे पहले वो आवेदन लगाएगा। फिर तहसीलदार द्वारा पटवारी या आरआई नियुक्त किए जाएंगे उसके लिए। तो फिर आरआई या पटवारी द्वारा उस खेत से लगे पड़ोसी खेतों के मालिकों को इसके बाद सूचना पत्र दिया जाएगा। सूचना पत्र के बाद सीमांकन किया जाएगा। सीमांकन की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाएगी। फिर तहसीलदार द्वारा पक्षकार से लगे अन्य लोगों को आपत्ति पर सुनवाई का मौका दिया जाएगा, क्योंकि लोग गुस्सा होने लगते कि हमारी ज़मीन, जिसकी ज़मीन निकल जाती है वही लड़ने लगता, तो उसके लिए उसको मौका दिया जाएगा। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपील कर सकता है एसडीओ में। कब तक? सीमांकन पुष्टि के 45 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमने सीमांकन देख लिया, तो अब सीमांकन तो देख ले, लेकिन मार्ग भी तो चाहिए। धारा 131 में मार्गाधिकार और अन्य प्राइवेट सुखाचार के बारे में बताया गया। इस धारा के तहत जैसे किसी का खेत अंदर है, तो हमें अपने खेत में जाने का और पानी प्राप्त करने जैसी अन्य सुखाचार जो ईजमेंट्स हैं का अधिकार है। ऐसी घटना का निराकरण कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। गांव में जैसे लड़ाई होने लगती कि भाई 2 खेत लगे, एक का अंदर है, उसे जाने नहीं दे रहे हैं, तो इस धारा के तहत तहसीलदार उसको ये अधिकार दे देता है। इसमें इस वीडियो में आपको सिर्फ धाराएं नहीं मिल रही, लगभग पूरी संपूर्ण जो भू राजस्व संहिता है उसको कवर किया गया है। तो अब देखते हैं राजस्व संबंधित धाराएं क्या क्या हैं। तो जो धारा 137 है उसमें बताया गया है कि ज़मीन पर जो सबसे पहला चार्ज है वो क्या है? भू राजस्व। 137 में अब भू राजस्व है, तो 138 में बताया गया कि भरेगा कौन? कौन भरेगा? जो भूमि स्वामी होगा, सरकारी पट्टीदार होगा, खाते के भूमि स्वामी या पट्टीदार होंगे। अच्छा, भरेगा कौन ये तो पता चल गया धारा 138 में। कब भरना है ये पता चलेगा धारा 140 में, कि आपको 1 अप्रैल से 30 जून के भीतर इसको भरना है, तो 140 में आप भरेंगे। अब 141 में नहीं भरा, तो अगर नहीं भरा तो आप बकायादार बन जाएंगे। तो 141 में बकायादार बन गए आप। अब 141 में बकायादार बन गए, तो अब 143 143 नहीं भरा तो क्या होगा? राजस्व के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। मतलब अब पेनाल्टी शुरू हो जाएगी। कैसी पेनाल्टी लगेगी? जो स्टार्टिंग के 12 महीने हैं उसमें 12%, उसके आगे भी नहीं भरा तो 15%। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया राजस्व। भरेगा कौन? कब भरेगा? नहीं भरा तो क्या कहलाएगा? और नहीं भरा तो पेनाल्टी क्या लगेगी? जो हो गए 143, याद रखना, ये तो पेनाल्टी के लिए है। वैसी धारा हर टाइम हर चीज़ में इसमें पेनाल्टी ही लगती है, तो ये याद हो ही जाएगी अपने आप। तो 143 में आपको पेनाल्टी लगी। अब पेनाल्टी लगने के बाद जो 144 धारा है कि भाई राजस्व तो तब भरें जब हमारी फसल हो। अब फसल ही मर गई है, तो फिर क्या होगा? या तो ब्याज का निलंबन होगा, ब्याज या राजस्व का, या फिर माफ़ कर दी जाएगी। तो ये 144 में है। ठीक है, लेकिन 100 फसल भी नहीं मरी, फिर भी मतलब किसान बदमाश निकला और उसने नहीं भरी, तो धारा 146 का यूज होगा। अभी नहीं भरा तो तहसील से क्या निकलेगा? डिमांडेड नोटिस। अब उसके पास जो मांग सूचना पत्र है वो आया 146 में, लेकिन उसने तो भी नहीं भरा, मतलब तहसील का जो मांग सूचना पत्र था उसको भी इग्नोर कर दिया, तो फिर तहसीलदार कुर्की करवा देगा कि भाई अब ये मान ही नहीं रहा है, इसको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए लेकिन ये नहीं मानेगा, तो अब कुर्की करवा दो। लेकिन कुर्की करती टाइम भी अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ चीज़ चाह कर भी कुर्क नहीं की जा सकती। जैसे कोई धार्मिक वस्तुएं हैं, महिला के जेवर हैं, आजीविका से रिलेटेड यंत्र हैं। महिला के जेवर को तो ध्यान से छेड़ना नहीं तो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में महिलाएं। ट्राइबल एरिया में 6 हेक्टेयर से कम भूमि तो कुर्क नहीं होगी, अन्य में 4 हेक्टेयर से कम है।
यदि हमारा राजस्व जो है ब्याज लगाकर 50 लाख प्लस है तो एसडीओ द्वारा नोटिस के बाद इसको क्या सिविल जेल भेजा जा सकता है 15 दिन के लिए अधिकतम। तो ये सब धाराएं भू राजस्व से संबंधित हैं। इनको एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले 137 में बताया गया कि ज़मीन पर जो चार्ज लगेगा वो क्या है, भू राजस्व। फिर धारा 138 में बताया गया कि कौन कौन भरेगा। फिर धारा 140 में बताया गया कब भरना है। अब धारा 141 में बताया गया नहीं भरोगी तो क्या कहलाओगे। धारा 143 में पेनाल्टी लगेगी भाई। धारा 144 में अगर फसल मर गई तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। 146 में नहीं भरा तो डिमांडेड नोटिस आएगा, और इसके बाद भी नहीं भरा तो 147 में कुर्की कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई राजस्व रिलेटेड धाराएं। अब भू राजस्व अपन ने देख लिया पूरा। अब देखते हैं अपन बंटवारा। तो धारा 178 एक इम्पोर्टेंट धारा है। जैसे 129 सीमांकन इम्पोर्टेंट धारा थी, 110 नामांतरण थी, वैसे ही धारा 178 है खाते का विभाजन, इसी को बंटवारा कहते हैं। तो बंटवारे का आवेदन, कोई कह रहा है कि सर बंटवारा करना है तो आवेदन लगाओ। अपन पटवारी का सबसे सिंपल काम है, किसान ने कुछ भी कहा, पटवारी के हाथ में अब कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप कहो कि आप आवेदन लगाओ, उसके बाद ही अपना काम शुरू होता है। तो आवेदन तहसीलदार के पास लगेगा। किसी ने हक संबंधी प्रश्न उठाया तो क्या होगा, तो तहसीलदार 3 महीने को कार्यवाही रोक देगा कि भाई बंटवारा हुआ, उसमें किसी का हक छिन गया है, कम मिला, तो वो क्वेश्चन टैग उठाएगा कि भाई पटवारी जी ने या किसी किसान ने ऐसा किया है। तो तहसीलदार हैं 3 महीने के लिए उसको जो कार्यवाही कर रहे थे उसको रोक देंगे। उससे क्या होगा कि वो सिविल में मामला जाएगा, 3 महीने में निराकरण हो जाएगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। तो 178 में आपने बंटवारा देखा, तो अब इसकी थोड़ी डीप में चलते हैं। तो 178 ए जो है, जो भूमि स्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन, मतलब व्यक्ति जीवित है उसी टाइम पर इसका विभाजन हुआ है। तो डाइवर्टेड भूमि का जो बंटवारा है सिविल कोर्ट से किया जाता है, क्योंकि राजस्व न्यायालय को हक या स्वतः निर्धारण का अधिकार नहीं होता है। जैसे किसी ने डाइवर्टेड भूमि करवा ली है, जो व्यपवर्तन करवा लिया है, तो फिर वो जो है वो राजस्व न्यायालय से उसका हक या स्वतः निर्धारण नहीं होगा, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डाइवर्टेड भूमि का बंटवारा किस कोर्ट से किया जाएगा, सिविल कोर्ट से, राजस्व न्यायालय से, तो आपको बताना पड़ेगा सिविल कोर्ट से होता है। अब यही देख रहे थे, तो इसमें कोटवार और पटेल 2 लोग रहते हैं। तो कोटवार तो मतलब पटवारी जी के लिए सहयोग के लिए होता है, पटेल का क्या यूज है, तो दोनों के बारे में बता दिया गया है। तो पटेल कोटवार में जो अंतर है और जो डिटेल्स है वो ये है कि पटेल की जो धारा है वो धारा 222 से लेकर 229 तक है। उसके बाद कोटवार की धारा 230 और 31 में। तो जो पटेल है उसका नियुक्तिकर्ता कौन है, वो है कलेक्टर। उसका काम क्या है, वसूली करना, राजस्व रिलेटेड है। उसका जो दंड है तहसीलदार द्वारा दिया जाएगा, और त्याग पत्र भी किसको देगा, तहसीलदार को देगा। कोटवार का क्या है कि धारा 230 231 में नियुक्तिकर्ता इसका तहसीलदार है, कार्य इसका सिंपल सा है, पटवारी का सहयोग करना, और इसका जो त्याग पत्र वो भी तहसीलदार द्वारा ही होगा। तो ये इसमें दोनों में माइनर डिफरेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ डिटेल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये वर्ड है ये अच्छे से समझ में आ जाए। एक आप पढ़ते हर बार कि दखल रहित भूमि या गैर खाता की भूमि, तो इसको कहते अनऑक्यूपाइड लैंड, ऐसी ज़मीन जिस पर ना तो कोई भूमि स्वामी है, ना ही सरकारी पट्टेदार का अधिकार हो, और ना ही आबादी में आए, और ना ही सेवा भूमि में, मतलब कोई नहीं, उस भूमि का कोई नहीं है, वो कहलाती है दखल रहित भूमि। अनऑक्यूपाइड, किसी ने उसको ऑक्यूपाइड नहीं किया, जैसे नदी है, नाला निकला है, किसी का ऑक्यूपाइड नहीं, सड़क है, पहाड़ है, कब्रिस्तान है, मंदिर है, मस्जिद है, चारागाह, ये सब कहलाती दखल रहित भूमि। एक आप देखते हैं निस्तार पत्रक। निस्तार पत्रक क्या कहलाता है, कोई दखल रहित भूमि है, उसको जब जनता के यूज़ के लिए फिक्स किया जाता है तो इसका एक पत्रक बनता है। जैसे भाई फिक्स कर दिया कि ये वाला रोड इस चीज़ के लिए है, ये जो पहाड़ है ये अब इस काम के लिए यूज़ किया जाएगा, तो अब उसका एक पत्रक बना लेंगे, वो कहलाता है निस्तार पत्रक।
कि निस्तार करने के लिए उसका यूज़ कर दिया गया उस भूमि का। तो धारा 233 है, उसमें बताया गया दखल रहित भूमि के रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। कैसी कौन कौन सी ऐसी भूमि है? अधिकार किसके पास है? कलेक्टर के पास है अधिकार। धारा जो 234 है, प्रत्येक गांव के लिए निस्तार पत्रक को बनाएगा कौन? एसडीओ बनाएगा। धारा 235 निस्तार पत्रक में क्या क्या एंट्री हो सकती है इसके बारे में बताया जाएगा। 236 में निस्तार पत्रक में स्पेशल एंट्री जो फ्री है वह कलेक्टर द्वारा कर दी जाएगी। 237 में कलेक्टर द्वारा किन किन चीज़ों के लिए भूमि अलग रखी जाएगी इसके बारे में बताया गया। तो ये सब निस्तार पत्रक और दखल रहित भूमि से रिलेटेड धारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब भूमि की इतनी बात हो रही है तो साथ में पट्टे के बारे में देख लेते हैं। तो धारा 168 जो है वो पट्टा के बारे में बताता है। पट्टा एक अधिकार पत्र है जो किसी जमीन का उपभोग करने का अधिकार देता है। एक अधिकार मिल गया आपको कि हाँ आप इस ज़मीन का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं, कुछ फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन पर। पट्टा भूमि स्वामी और सरकार दोनों दे सकती है, मतलब भूमि स्वामी पट्टे पर दे सकता है और सरकार भी दे सकता है। सरकारी पट्टेदार 181 में कहलाने, भूमि स्वामी द्वारा 59 के तहत पट्टा दिया जाएगा। मैक्सिमम 5 ईयर के लिए दिया जाएगा भूमि स्वामी द्वारा विद टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। बाद या उल्लंघन करने पर तहसीलदार के आदेश से उसे छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगा तो आदेश के 7 दिन के अंदर नहीं छोड़ेगा तो निजी भूमि पर कब्जे का आरोप लगेगा और 250 के तहत उसके तहत कार्रवाई होगी। तो ये ध्यान रखना, भूमि स्वामी जो है अगर किसी को पट्टा दे तो पट्टा ही है, ये नहीं कि अपनी ज़मीन समझने लगना। वो कभी भी आदेश करवा सकता है और आपको फिर छोड़ना पड़ेगा अगर निजी कब्जा लग जाएगा धारा 250 के तहत। तो पट्टा नहीं माना जाएगा किन किन चीज़ों को? कोई चराई की जगह है, घास काटने की जगह है, सिंगाड़े उगाने की जगह है, तेंदुपत्ता तोड़ने के अधिकार को क्या पट्टा नहीं माना जाएगा। अब आप अभी देखा था कि सरकारी पट्टेदार 181 में है, तो चलो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो धारा 181 सरकारी पट्टेदार के बारे में है कि जब कोई व्यक्ति किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर पट्टा राज्य सरकार से प्राप्त करता है तो वो कौन कहलाता है? सरकारी पट्टेदार। सरकारी पट्टेदार निम्न कंडीशन में पट्टेदार नहीं रहेगा। अब देखो 181 में बताया गया कि कौन कहलाता पट्टेदार, 182 में बताया गया कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो पट्टेदार नहीं रहेगा। पहली चीज़ तो जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है और उसका वायलेशन होगा, 3 महीने से लगान ना भरा हो उसने तो, अवधि समाप्त हो जाए तो, निर्धारित प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजन में उपयोग करने लगे तो। जैसे भाई उसने पट्टा लिया कि भाई हमारे लिए तो गोचर भूमि के लिए पट्टी चाहिए, उस पर उसने मॉल बना लिया तो आगे कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा तो उसका पट्टा चला जाएगा। तो अपन ने सरकारी चीज़ें देख रहे हैं, सरकारी पट्टेदार देख लिए, तो अब साथ में सेवा भूमि और देख लें। तो 183 में सेवा भूमि दी गई है। तो कोटवारों के लिए जो भूमि प्रोवाइड की जाती है वो है सेवा भूमि। कोटवारों के सेवा कार्य की शर्त के रूप में वेतन की जगह दी गई भूमि सेवा भूमि है। कितनी है? 10 एकड़ भूमि दी जाती है, या फिर यदि भूमि ना हो तो 8,000 रुपया प्रति मंथ दिया जाएगा। 164 में डिवोल्यूशन के बारे में न्याय गमन कि भूमि स्वामी के अधिकार उसकी मौत के बाद उसके विधिक वारसान को विरासत, उत्तरजीविता या वसीयत के जरिए ट्रांसफ़र होगा। कि भूमि के अधिकार एक न्याय के तहत ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो है न्याय गमन। तो ये धारा 164 में। अब चलते हैं आगे। अब धारा 245 अभी आबादी का सर्वे हो गया, तो इसके पहले की ये धारा थी कि भू राजस्व दिए बिना गृह स्थल धारण करने का अधिकार है, मतलब उसके लिए भू राजस्व नहीं लगता था, लेकिन अब आबादी का सर्वे हो गया तो उसका भू राजस्व लगने लगेगा। धारा 246 जो है आबादी में गृह स्थल धारण करने का अधिकार दिया गया है। अब धारा 248 के बारे में बताया गया कि आप अपराधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा लेने पर शास्ति। देखो 2 धाराएं हैं, एक धारा 248, एक धारा 250। अगर सरकारी भूमि पर आप कब्जा कर रहे हैं तो आपको के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो धारा 248 के तहत होगी, और निजी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं तो धारा 250 के तहत। तो सबसे पहले हम 248 को डिटेल में देखते हैं। तो
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जैसे दखल रहित भूमि है 233 में, सेवा भूमि है 183 में, आबादी भूमि पर कब्जा या विशेष प्रयोजन के लिए जो भूमि है 237 में। तो इन सब पर कोई कब्जा करे तो फिर जो कार्रवाई होगी वो 248 के अधीन होगी। कार्रवाई कैसी होगी? तहसीलदार द्वारा उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। कितना? अधिकतम 1,00,000 रुपये। अधिकतम 1,00,000 उस पर आर्थिक दंड लगा सकता है। साथ में उस पर डे चार्ज भी लगेगा कि जब तक वो ज़मीन खाली नहीं कर देता ऑर्डर के बाद, तब तक खुद पर, अगर गांव में है तो 500 रुपये पर डे लगेगा, नगर में है तो 2,000 रुपये पर डे लगेगा। ये तो है तहसीलदार के स्तर पर। अब 7 दिन हो गए लेकिन अभी भी उसने पूरा बात नहीं मानी तहसीलदार की, तो फिर एसडीओ एक्शन लेगा। एसडीओ उसके जो साथ में क्या करेगा, वारंट के साथ उस व्यक्ति को पकड़वाएंगे। प्रथम बेदखली आदेश पर लगभग 15 दिन की जेल हो सकती है और अगर दूसरा बेदखली आदेश हुआ तो 6 महीने की जेल भी हो सकती है। तो भाई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना बहुत डेंजरस हो सकता है। अब आगे 250 और देखते हैं। 250 है, धारा 250 में निजी भूमि पर अतिक्रमण के बारे में बताया गया है कि कोई किसी की ज़मीन है उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है तो तहसीलदार के द्वारा क्या कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो बताया जाएगा, वो एक कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे कि भैया बताओ तुमने इसकी ज़मीन पर क्यों कब्जा किया। फिर वो बताएगा, सब चीज़ें होंगी। फिर अगर वो निकला कि हाँ यार सही में कब्जा किया तो फिर उसको आर्थिक दंड लगेगा। प्रतिकर कंपेंसेशन के रूप में 10,000 रुपये पर हेक्टेयर पर ईयर लगेगा। 1 साल के हिसाब से कि 1 साल में 1 हेक्टेयर पर 10,000 रुपये तक लग जाएंगे। अधिकतम 50,000 रुपये तक जुर्माना लग जाएगा। एसडीओ द्वारा प्रथम बेदखली पर 15 दिन की जेल वारंट के साथ और दूसरी बेदखली पर 3 महीने की जेल अगर वो नहीं मानेगा तो हमने कब्जा देख लिया जो सरकारी भूमि पर और निजी भूमि पर। अब हम 250 से फिर थोड़ी लौटते हैं 238 पर। 238 में ये कुछ धाराएं हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो 238 में है दूसरे गांव की बंजर भूमि के अधिकार के बारे में। 239 जो है वो दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों में अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। 240 में वृक्षों को काटे जाने से रोक है कि भाई आप वृक्ष उगा रहे हैं ठीक है आपकी ज़मीन पर लेंगे लेकिन काट नहीं सकते आप। 241 में है इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय किए जाएंगे। जो 179 है खाते की भूमि में लगे वृक्ष भूमि स्वामी के होंगे। ये अधिकार दे रहा कि जो खाते में जैसे आपकी भूमि है आप आम का पेड़ लगाओगे तो वे आम आपके ही होंगे लेकिन आप आम के पेड़ को काट नहीं सकती। अच्छा, काट नहीं सकते और काटा तो फाइन लग जाएगा। कितना फाइन लग जाएगा? बहुत लग जाएगा। बहुत कितना? 50,000 तक लग सकता है। कौन लगाएगा? एसडीओ लगाएगा। आपके पेड़ हैं आप खाओ सब चीज़ें करो लेकिन काट नहीं सकती। काट कितना सकते हो? तो जैसे अपने कृषि कार्य या घरेलू प्रयोजन के लिए 1 वर्ष में 2 घन मीटर तक की इमारती लकड़ी काट सकता है किसान। ठीक है, अपने लिए यूज है, ऐसा नहीं कि तुम बिजनेस बना लो, ये नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का कहना ये है। अब एक शब्द और आपके पल्ले नहीं पड़ता होगा वो है वाजिब उल अर्ज। वाजिब उल अर्ज क्या है भाई? इसका शाब्दिक अर्थ वाजिब उल अर्ज, जैसा पहले से अर्ज मतलब कहा अर्ज किया आता रहा है वही वाजिब है। मतलब जो रीतियाँ चल रही हैं, जो जैसे कोई चलता कि ये गांव में ये कुआं सिर्फ इसी के लिए यूज होता है तो जैसा चल रहा है भाई वैसे ही चलने दो। तो वो कहलाता वाजिब उल अर्ज, जैसा अर्ज किया जाता रहा है वैसे ही उचित है। इसका फैसला एसडीओ लेगा और उसमें सुधार भी एसडीओ द्वारा किया जाएगा। अब निस्तार पत्रक और वाजिब उल अर्ज में फ़र्क क्या है? अगर कोई सरकारी ज़मीन, अगर सरकार सरकारी भूमि जो दखल रहित भूमि के बारे में बात की थी उसका यूज जनता के लिए कर दे, फिक्स कर दे तो वो है निस्तार पत्रक। और यदि खाते की भूमि को लोकहित के चलते जनता या गांव वालों के लिए फिक्स कर दे क्योंकि वो बहुत पहले से इसी यूज में आ रही थी तो ये है वाजिब उल अर्ज। जैसे किसी की भूमि थी, वहाँ पर कोई हैंडपम्प लगा था, अब उसमें इतना पानी आ रहा था कि कई सालों से लोग उसका यूज़ कर रहे थे तो फिर भाई उसको यूज़ करने देना पड़ेगा क्योंकि पूरा गांव उसी से चल रहा है। अब ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी लेकिन आबादी का सर्वे होगा तो कुछ आबादी की इम्पोर्टेंट चीज़ें भी जान लो।
क्योंकि जब आबादी का सर्वे किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आबादी मतलब पब्लिक से नहीं है, मतलब ये समझे कि आबादी का मतलब पब्लिक से है। यहाँ आबादी का मतलब ग्राम की जो आबादी का जो एरिया है उससे है। धारा 70 में ग्राम की आबादी की अवधारणा के बारे में बताया गया है। आबादी का अर्थ जो है एक फिक्स एरिया, लोगों को रहने व कार्य करने के लिए आरक्षित जो एरिया है वो है आबादी का अर्थ। मौजा बेचिरा क्या है, वीरान गांव को कहते हैं मौजा बेचिरा। धारा 243 में किसी भी भूमि को आबादी में डाइवर्ट करना। स्वामित्व योजना, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। स्वामित्व योजना में इसी धारा का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो कौन सी है, धारा 243। बदलेगा कौन इसमें कुछ भी डाइवर्ट करने के लिए, तो कलेक्टर द्वारा बदला जाएगा। और 244 में आबादी स्थल का आवंटन तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था MPLRC 1959 को धाराओं के माध्यम से पूरी संहिता कवर करवा देना आपको। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपना क्वेश्चंस बताएं, और कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए या पटवारी विभाग की परीक्षा में और इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.